साथियों, हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 12 का जो टॉपिक था रक्त परिसंचरण, उसके जो कणिका में या कणिकीय डब्ल्यूबीसी उसके बारे में। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने न्यूट्रोफिल के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। तो हम जानते हैं कि कणिका में डब्ल्यूबीसी जिनके कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, तो ये 3 तरह की होती है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। तो हमने न्यूट्रोफिल के बारे में अध्ययन पिछले वीडियो में हमने कर लिया। आज अपन पढ़ेंगे इयोसिनोफिल और बेसोफिल। तो देखो, सबसे पहले अपन दूसरे नंबर की, जो ये फर्स्ट नंबर की मैंने पढ़ ली, दूसरे नंबर की इयोसिनोफिल और तीसरे नंबर की बेसोफिल। देखो, ये न्यूट्रल होती है। हमने कहा था कि इस पर ये किसी भी तरह की अभिरंजक, चाहे वो अम्लीय हो, चाहे वो क्षारीय हो, चाहे उदासीन हो, किसी से भी ये हल्का बैंगनी रंग दे देती है। तो एक तरह से ये न्यूट्रल है, किसी के साथ भी ये क्रिया मतलब रंग दे देती है डाई के साथ। इयोसिनोफिल है, ये केवल अम्लीय जो डाई होती है अभिरंजक, उसी के साथ कलर देती है लाल गुलाबी रंग का। तो इस कारण से इसको इयोसिनोफिल या इसको हम अम्लीय अभिरंजक या एसिडोफिल भी कहेंगे। देखो, और ये बेसोफिल, जैसे बेस है क्षारीय, ये केवल क्षारीय अभिरंजक अर्थात एक मेथिलीन ब्लू एक नाम का रंजक आता है, उसके साथ ही ये कलर देती है। तो इस कारण अभिरंजित होने और उस अभिरंजन के प्रकार के आधार पर हम इनको कणिका में डब्ल्यूबीसी को 3 भागों में हमने बांट दिया है। तो आज अपन पढ़ेंगे इन दोनों को, जो शेष बच गई है, यानी इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल्स, इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं इयोसिनोफिल्स। देखो, फिल्स का मतलब ये इयोसिन डाई के प्रति ये स्नेह दिखाती है। तो देखो, इस प्रकार के डब्ल्यूबीसी के कण अम्लीय अभिरंजक, जैसे उसका नाम है इयोसिन, एक गुलाबी रंग की डाई आती है, अम्लीय अभिरंजक आता है ये इयोसिन। तो इयोसिन डालेंगे तो ये उससे कलर दे देती है। तो ये इसके कण है वो अम्लीय अभिरंजक, जैसे इयोसिन से गहरे लाल गुलाबी अभिरंजित हो जाते हैं। अब देखो, एक अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से ये अभिरंजित हो जाती है, इस कारण इसका क्या नाम दे दिया, इयोसिन से अभिरंजित होने के कारण इयोसिनोफिल्स, और फिल्स का मतलब होता है स्नेह करना। तो इयोसिन से स्नेह करती है ये कोशिकाएं, ये डब्ल्यूबीसी की ये जो कोशिकाएं हैं, इस कारण इसका नाम इयोसिनोफिल कहते हैं। देखो, इसे एसिडोफिल भी कहेंगे, एसिडोफिल्स भी कहते हैं। क्यों कहेंगे एसिडोफिल? क्योंकि ये एसिडिक अर्थात अम्लीय अभिरंजक से स्नेह करती है, उससे विरंजित हो जाती है। इस कारण इसका दूसरा नाम क्या है, एसिडोफिल भी इनको कहा जाता है। एसिडो का मतलब हो गया एसिड, अम्लीय पदार्थ अर्थात अम्लीय विरंजक से विरंजित होने के कारण। देखो, इनका जो केंद्रक होता है वो द्विपिंडीय होता है, ये याद रखना आपको, जिसको अपन कहेंगे बाई लोब्ड होता है। अर्थात जैसे ये डब्ल्यूबीसी है अपनी इयोसिनोफिल, इसके कण होते हैं इसके अंदर, और इसका केंद्रक है वो 2 लोबों में बटा रहता है। इस तरह से सिर्फ 2 ही लोब होते हैं इसके, और दोनों है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये हमारी इयोसिनोफिल है। इसको हम पहचान लेंगे कि ये इयोसिनोफिल है, तो इसके केंद्रक से हम इसको पहचान लेंगे। देखो, द्विपिंडीय है, मतलब अगर किसी कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी का केंद्रक जितना ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहेगा, पिंडों में बटा रहेगा, वो डब्ल्यूबीसी उतनी ज़्यादा फेगोसाइटोसिस करेगी और उतना ही ज़्यादा उसमें कोशिका पारण की क्षमता रहेगी। जैसे न्यूट्रोफिल में हमने लगभग उसके 5 लोब बटे रहते हैं, छोटे 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 2 से 5 लोब। तो वहाँ पर क्या होता है कि इस कारण से न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा फेगोसाइटोसिस की क्रिया दिखाती है और कोशिका पारण भी बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करती है।
तो जितना अगर कम लोब होगा तो इसका मतलब केंद्र के जो टुकड़े होंगे वो बड़े होंगे, और बड़े होंगे तो इसमें फिगोसाइटोसिस में दिक्कत आएगी और कोशिका पारण में भी दिक्कत आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका इसका केंद्र द्विपिंडी होता है, अतः इसमें फेगोसाइटोसिस व कोशिका पारण होता है केस नल, जो हमारी कैपिलरीज है, केशिकाएं हैं, उनकी दीवार से बाहर निकलकर ऊतकों में जाना। तो कोशिका पारण की क्षमता कम होती है। देखो ये याद रखना आपको, होती तो है लेकिन उनकी क्षमता क्या होती है, कम होती है। उसका कारण क्या है, इसका केंद्र है वो सिर्फ 2 लोब में बटा हुआ है, इसलिए ये फेगोसाइटोसिस की क्रिया और कोशिका पारण की क्षमता कम दिखाती है। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, ठोस पदार्थों को कोशिका के अंदर लेना, और कोशिका पारण होता है रक्त केशिकाओं की दीवार से बाहर निकलकर कोशिकाओं में पहुंच जाना। ये तो इसकी है। तो देखो ये हमारी जो प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो कैसे निभाती है, देखो निभाती है। अभी इम्पोर्टेंट बात ये आ रही कि ये एलर्जी वह जो परजीवी या संक्रमण हो जाता है। परजीवी का मतलब है जैसे किसी एस्केरिस, किसी ने गंदा पानी पिया या भोजन किया तो उसमें एस्केरिस है या फिताकर्मी है, उनके अंडे चले गए, उनका लार्वा चले गए और वो शरीर के अंदर हाथों से चिपक गए और वहाँ पर वृद्धि कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का परजीवी शरीर में पहुँच जाता है, उसका संक्रमण हो जाता है, या किसी कारक से एलर्जी हो जाती है। वो एलर्जी आप जानते ही हो। तो एलर्जी और परजीवी संक्रमण से ये शरीर की सुरक्षा करती है, शरीर की सुरक्षा करती है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है आपको। एलर्जी और परजीवी जो संक्रमण होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, रक्षा करने की महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगी, इयोसिनोफिल। देखो होता क्या है कि ये जैसे एलर्जी हो जाती है, कोई पदार्थ एलर्जी, तो एलर्जी में ये जो है यह एक पदार्थ का निर्माण करेगी, हिस्टामिन। हिस्टामिन का स्राव करती है। अब हिस्टामिन का स्राव करेगी तो इस हिस्टामिन से क्या होगा, इससे हिस्टामिन जो है इससे एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। एलर्जी प्रतिक्रिया का मतलब क्या होती है, एलर्जी प्रतिक्रिया का मतलब वो जैसे सूजन आ जाती है। हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है और सूजन आना। मतलब हम जैसे ही कोई एलर्जी होती है तो हम देखते हैं कि कई उस स्थिति के अंदर रक्त का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं वो चौड़ी हो जाती है और वहाँ पर WBC की संख्या बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में जैसे सूजन आ जाती है। तो इस तरह की कोई प्रतिक्रिया वहाँ पर देखने को मिलती है। तो जैसे तो हिस्टामिन का स्राव करें, हिस्टामिन से क्या हो रहा है, एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, हमें एलर्जी के लक्षण दिखने लगते हैं। और जैसे एलर्जी के लक्षण होते तो ये लक्षण जैसे उत्पन्न होते हैं उनका जैसे सूजन आने का मतलब है WBC वहाँ इकट्ठी हो रही है। और इससे अब इससे आगे क्या होगा, जो एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वो क्यों होती है, इससे क्या होते हैं, जो एलर्जन होते हैं, एलर्जन मतलब होते हैं जो एलर्जी पैदा करते हैं, इससे एलर्जन को नष्ट किया जाता है। देखो नष्ट किया जाता है। अगर कोई पदार्थ अंदर चला गया और उसमें एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हुई तो वो एलर्जन अंदर जाकर जम जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो जैसे ही किसी कारण से एलर्जी होती है तो ये कोशिकाएं क्या करती है, हिस्टामिन का स्राव करेगी। हिस्टामिन से क्या होगा, हमें एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, तो हमारे शरीर को पता चल जाएगा कि कोई एलर्जन करने वाला पदार्थ शरीर में घुस गया है। अब धीरे धीरे ये प्रतिक्रिया के दौरान उस एलर्जन को नष्ट करने की कार्रवाई की जाती है। अब ये होता क्या है, देखो नेक्स्ट कि हाँ, ये बाद में जैसे एलर्जन को नष्ट किया जा रहा है तो ये फिर एंटीहिस्टामिन भी स्रावित करती है, जो सूजन या अपन कहेंगे एलर्जी प्रतिक्रिया को कम करते हैं। अतः इसमें एंटी
हिस्टामिन, एंटाहिस्टामिनिक गुण भी पाया जाता है। देखो मतलब पहले तो हिस्टामिन रिलीज कर रही है, फिर उसके कम करने के लिए फिर एंटीहिस्टामिन भी रिलीज करती है। तो दोनों ही तरीके से ये अपना काम करती है। एंटीहिस्टामिनिक गुण भी इसके अंदर पाया जाता है। देखो परजीवी संक्रमण में क्या होता है, परजीवी जब संक्रमण हो जाता है, परजीवी संक्रमण का मतलब है जैसे मान लीजिए पिताकृमि है, पिताकृमि या एस्केरिस है, एस्केरिस, इनका संक्रमण हो गया, का संक्रमण हुआ है। जो पिताकृमि को तो अपन बोलते हैं टीनियसिस, क्या कहते हैं इसको, टीनियसिस, और एस्केरिस का होना एस्केरियसिस। इसको संक्रमण को तुम क्या कहेंगे, टीनियसिस, टीनियसिस, टीने अंदर घुस गया, पिताकृमि, एस्केरिस अंदर घुस गया तो उस रोग को हम कहते हैं एस्केरियसिस। तो जब इनका संक्रमण होता है, एस्केरिस शरीर में पहुंच गया, एस्केरिस कैसा होता है, ऐसे दागेनुमा जो पतला पतला जीव होता है बेलनाकार, पिताकृमि जो फीते के आकार का होता है। तो ये जब शरीर में पहुंच जाते हैं, बहुत बारीक होते हैं, तो इस समय क्या होता है, इनको भी नष्ट करने की कार्रवाई की जाती है। तो परजीवी संक्रमण के समय यह लाइसोसोम की तरह कार्य करती है तथा परजीवी की जो मतलब जो उसकी भित्ति है, उस भित्ति को घोलने के लिए एंजाइम उत्पन्न करती है, मतलब लाइसोसोम की तरह काम करती है। लाइसोसोम में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो ये लाइसोसोम की तरह काम करते हुए ऐसे एंजाइम उत्पन्न करेगी ताकि ये जो परजीवी है, इनकी जो ये दीवार है, भित्ति है, ये बुरी तरह से घुल जाए, यानी नष्ट हो जाए, जिससे ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो इयोसिनोफिल है वो काम करती है। तो ये तो थी हमारी बात किसकी, इयोसिनोफिल की। अब एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, एलर्जी व परजीवी संक्रमण, आपको ये याद रखना है, एलर्जी व परजीवी संक्रमण के समय जो इयोसिनोफिल्स की संख्या रक्त में बढ़ जाती है। इस स्थिति को इयोसिनोफिलिया कहते हैं। जब अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है या परजीवी संक्रमण होता है और वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाता है, अर्थात जैसे मान लीजिए डीएलसी करवाई उसने, तो उसी रक्त में अगर इयोसिनोफिल की संख्या सामान्य से ज़्यादा आ रही है तो डॉक्टर को ये पता लग जाता है कि निश्चित रूप से एलर्जी है या कोई परजीवी संक्रमण हो सकता है, और वो उसी के अनुसार हमें दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह से देखो, ब्लड टेस्ट के द्वारा अगर इयोसिनोफिल रक्त में बढ़ी हुई आ रही है तो क्या अनुमान लगा सकते हैं हम कि एलर्जी या कोई परजीवी संक्रमण शरीर में हो चुका है। दूसरी देखो, हम तीसरी जो लास्ट अपन पढ़ लेते हैं, हमारी जो कणिका में WBC हो गई, वो है बेसोफिल्स, जिनको हम लिखते हैं इस तरह से, बेसोफिल्स। देखो ये बेस यानी होता है क्षारीय। तो देखो इससे इस प्रकार की WBC के कण, यानी जो कोशिका द्रव्य के जो कण है वो क्षारीय अभिरंजक जैसे मिथाइलिन, ये एक क्षारीय डाई आती है मिथाइलिन ब्लू को मतलब नीला, तो मिथाइलिन ब्लू से गहरे नीले अभिरंजित हो जाते हैं, नीले अभिरंजित हो जाते हैं। तो नीला अगर रंग हो जाता है तो इसका मतलब क्षारीय डाई से ये अभिरंजित हो चुके हैं, इसी कारण से इनको क्या कहते हैं, बेसोफिल कहते हैं। अतः इनको बेसोफिल कहते हैं। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, बेसोफिल कह रहे हैं। देखो नेक्स्ट देखो, इसके अंदर ये बेसोफिल है, ये
बेसोफिल संख्या में सबसे कम होती है, ये याद रखिएगा। सभी WBC में से जो 5 WBC होती है उसमें सबसे कम संख्या में कौन सी WBC होती है? बेसोफिल है। सबसे अधिक कौन सी बताई थी हमने? न्यूट्रोफिल है। और सबसे कम बेसोफिल। और देखो यह सबसे छोटी कणिका में WBC है, ये याद रखना। कणिका में WBC अर्थात इसको हम क्या कह रहे हैं? ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट है, सबसे छोटी ग्रेनुलोसाइट है। हालांकि सबसे जो छोटी होती है वो लिम्फोसाइट होती है, लेकिन हम अगर कणिका में WBC की बात करें, तीनों में से न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोमिल्स, इन तीनों में से सबसे छोटी जो कणिका में WBC है वो कौन सी है? बेसोफिल। और सबसे कम किस में पाई जा रही है? ये भी बेसोफिल है। देखो ये जो इनका केंद्रक है, इनका केंद्रक 2 से 3 पिंडों में बटा होता है। 2 से 3 पिंडों में बटा होता है और एस आकार का दिखाई देता है। एस आकार का दिखाई देता है, मतलब इस तरह से दिखाई देगा। ये अपने WBC इस तरह से, इसके अंदर 3 और ये, तो इसमें ये एस आकार का इस तरह से, ये देखो इसमें एस आकार के बेसोफिल ये जो होती है इसका केंद्रक एस आकार में दिखाई देगा। 2 से 3 पिंडों का बटा हुआ रहेगा। नेक्स्ट देखो इसके अंदर ये याद रख, इसी से हम पहचानेंगे। देखो एस आकार का केंद्र एस सेप्ड, इसके अंदर न्यूक्लियस के लोब्स पाए जाते हैं। तो देखो यह क्या क्या काम करती है, ये देखो क्या क्या स्रावित करती है। ये हिस्टामिन, जो कि ऊपर जो इओसिनोफिल स्रावित करती है उसी तरह ये भी करती है। इसके अलावा सीरेटोनिन, ये देखो हिस्टामिन, सीरेटोनिन, ये महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट स्राव है। और एक है हीपेरिन का श्रावण करती है, अतः इन्हें रक्त की मास्ट कोशिकाएं भी कहते हैं। देखो मास्ट कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि रक्त हमारा एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक के अंदर मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है, इसलिए इसे रक्त की मास्ट कोशिकाएं भी कहते हैं। देखो ये 3 तरह के पदार्थ हिस्टामिन, सीरेटोनिन और हिपेरिन का स्राव करती है। तो ये जो महत्वपूर्ण स्राव है, इस स्राव को स्रावित करने वाली कोशिका मास्ट सेल होती है। अब देखो इनमें होता क्या क्या है, ये देखो एक तो है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन क्या करता है? देखो हिस्टामिन होता है जिसको अपन एक अंग्रेजी वर्ड से देखते हैं कि वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर का मतलब होता है वाहिका को चौड़ा करना। एक बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं। वेसो डायलेटर का मतलब होता है वेसो को डायलेट करना। अर्थात इसमें होता क्या है कि हिस्टामिन जो है वो हमारी जो वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिकाएं, उसको चौड़ा कर देती है। अब चौड़ा करने से क्या होगा, वहाँ पर प्लाज्मा है वो अधिक मात्रा में परिवहन करेगा और उसके साथ साथ WBC भी ज़्यादा मात्रा में परिवहन करेगी। तो जिस स्थान पर इनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर WBC बढ़ जाती है और वहाँ पर सूजन बढ़ने लगती है। तो इससे क्या होता है, सूजन बढ़ती है। जब हिस्टामिन स्रावित होते हैं तो वेसो डायलेटर होता है, यानी वाहिकाएं जो रक्त वाहिनियाँ है वो चौड़ी हो जाती है और वहाँ पर सूजन बढ़ जाती है। तो ये तो होता है उस WBC को उस स्थान तक पहुँचाना जहाँ पर किसी भी तरह का कोई संक्रमण हुआ है। इसके अलावा देखो ये सीरेटोनिन ये क्या काम करता है? तो सीरेटोनिन ये काम करता है इसके विपरीत बिल्कुल, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है ये। मतलब
ये वाहिकाएं जो है हमारी ब्लड वेसल्स है उसको वापस संकीर्ण बनाना, संकीर्ण करना, यानी उसको वापस पूर्व स्थिति में लाना। तो इससे क्या होगा कि ब्लड जो प्लाज्मा का प्रवाह है वो कम हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का प्रवाह है भी कम हो जाएगा और धीरे 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 सूजन है वो कम होने लगेगी। तो कम होने लगती है, तो इससे सूजन हमारी कम होने लगती है। और तीसरा जो मैं बताया हिपेरिन, देखो हिपेरिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक पदार्थ है जो कि प्रतिस्कंदन का काम करता है, प्रतिस्कंदन का कार्य करता है। यानी जब भी हमारा रक्त है वो रुधिरवाहिनियों में परिवहन होता है, बहता है, तो रक्त कभी भी जमता नहीं है। तो रक्त को जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स यानी रुधिरवाहिनी है, उस में जमने से रोकना, रक्त को ब्लड वेसल्स में जमने से रोकना। तो ये काम किसका है? हिपेरिन का है। तो ये हिपेरिन है हमारे यकृत में भी बनता है, तो ये हमारी मास्ट कोशिकाएं भी स्रावित करती है। अब देखो इनका केंद्रक है वो ऐसा आकृति का होती है, तो ये बहुत ही कम फेगोसाइटोसिस और बहुत ही कम कोशिका पारण दर्शाती है। तो इस तरह से आज हमने इयोसिनोफिल और बेसोफिल का कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। तो ये स्थिति अपनी कणिका में डब्ल्यूबीसी की है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अकणिकीय डब्ल्यूबीसी है, जिनके कोशिका द्रव्य में कण नहीं होते हैं, तो मोनोसाइट जो लिम्फोसाइट है उसको अपन दोनों को फोड़ेंगे। अभी तक अपने स्टूडेंट्स, जिन साथियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले।